बच्चों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री में चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें आज पढ़ेंगे पाउली का अपवर्जन नियम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये नियम देखेंगे। एक वैज्ञानिक थे वुल्फगांग पाउली। वुल्फगांग पाउली ने 1925 में बताया स्पेक्ट्रम विज्ञान के आधार पर इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्याओं से संबंधित एक नियम दिया जो किसी भी परमाणु में कोषों में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, वो एक निश्चित एक फिक्स यानी कितने उसमें हो सकते हैं, यानी तो वह नियम जो है पाउली का अपवर्जन नियम कहलाता है। कहने का मतलब यानी कि किसी परमाणु के बाह्यतम कोष में अधिकतम से अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। ये हमारा ये जो है पाउली का अपवर्जन नियम इसका डेरिवेशन करता है। तो पाउली के अपवर्जन नियम के अनुसार क्या होता है? पाउली के अपवर्जन नियम के अनुसार कह सकते हैं कि किसी एक ही परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं होता है। यानी कोई चीज हम यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ पे किसी एक ही परमाणु के दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं का मान समान नहीं होता है। यह नियम जो है यानी कि पाउली के अपवर्जन नियम के अनुसार क्या यहाँ पर हम बताए हैं, किसी एक ही परमाणु के दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं होता है। यही नियम हमारा क्या कहलाता है? पाउली का अपवर्जन नियम कहलाता है। इस नियम को हम समझेंगे। इस नियम में हम जैसे किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा के बारे में हम क्वांटम संख्याओं से हम उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो क्वांटम संख्याओं में देखेंगे यहाँ पर m, l, m, s, जहाँ पे n क्या है, n देखेंगे यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, l क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है, और यहाँ पर m नहीं देंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, और यहाँ पर देखेंगे स्पिन क्वांटम नंबर है। यानी कि यहाँ पर ये चारों क्वांटम संख्याएं जो है ये हमको किसी भी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और स्थिति के बारे में यहाँ पर ये जानकारी देता है। अब यहाँ पर पाउली का अपवर्जन नियम क्या कहता है कि यहाँ पर किसी भी एक परमाणु के दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का मतलब ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ये चारों मान क्या होते हैं? एक जैसे नहीं होते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं यहाँ पर n और l और m, सपोज करिए n, l, m का मान यदि अगर से समान हो गया तो ये चौथा क्वांटम संख्या जो होगा यस, यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर जिसे कहते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर देखेंगे इन तीनों से क्या होगा? भिन्न होगा। तो यानी कि वही पाउली का अपवर्जन नियम कहता है कि किसी एक ही परमाणु के दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं होता है। ये पाउली का अपवर्जन नियम है। जैसे हम यहाँ पर बात किए कि चारों क्वांटम संख्याओं में यदि यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यदि ये तीनों आपस में समान हो भी गए तो ये चौथा वाला देखेंगे स्पिन क्वांटम संख्या ये आपस में बराबर नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि देखेंगे यस के लिए होता है, यस के यानी कि यस के लिए देखेंगे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये विपरीत दिशा में होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो भरे जाते हैं ये विपरीत दिशा में होते हैं। एक देखेंगे यहाँ पर एक क्लॉकवाइज होता है जिसके लिए हम +1 लिखते हैं, एक जो यहाँ पर होता है उसके लिए यहाँ पर क्या लिखते हैं -1/2 लिखते हैं। यानी कि दो इलेक्ट्रॉनों के लिए यहाँ पर देखेंगे ये दोनों के मान कभी भी समान नहीं हो सकते हैं, यानी कि दो इलेक्ट्रॉनों के लिए इन चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि देखेंगे कि यस में कि दोनों इलेक्ट्रॉनों को एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज दिशा में रखा जाता है, जिसके लिए हम +1/2 लिखते हैं और यहाँ पर -1/2 लिखते हैं। तो इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि पाउली के नियम के अनुसार जो होगा किसी एक ही परमाणु के दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं होते हैं। तो इसके आगे हम यहाँ पर ऐड करेंगे, ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर कि लिखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको एल से प्रदर्शित करते हैं ब्रैकेट में लिखेंगे, और यहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको एम से प्रदर्शित करते हैं। यदि इन तीनों का मान यदि समान हो जाता है तो चौथे क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं होगा। तो यानी कि क्यों नहीं होगा आगे लिखेंगे, क्योंकि यस के लिए इलेक्ट्रॉनों को एक क्लॉकवाइज रखा जाता है, एक एंटी क्लॉकवाइज रखा जाता है, जिसके लिए एक के लिए क्लॉकवाइज के लिए +1/2 लिखते हैं और एंटी क्लॉकवाइज के लिए -1/2 लिखते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं अर्थात n, l, m, s ये चारों क्वांटम संख्याओं का मान बराबर नहीं होता है। तो यानी कि इसको यहाँ पर इतना नोट बनाएंगे। आगे हम यहाँ पर नोट करते हैं पाउली के अपवर्जन नियम के यहाँ पर निष्कर्ष। इस पाउली के अपवर्जन नियम से क्या निष्कर्ष निकलता है? पाउली के नियम से पाउली के अपवर्जन नियम से निष्कर्ष, पाउली के अपवर्जन नियम से निष्कर्ष, यानी कि इसका रिजल्ट क्या आएगा उसको ध्यान से सुनेंगे। हम यहाँ पर पॉइंट वाइज उसको नंबरिंग कर दे रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि इस नियम के क्या हो सकते हैं, किसी कोष या सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। इसको पहली लाइन नोट करेंगे, किसी कोष या सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होता है। ध्यान देंगे, कहने का मतलब कोई भी परमाणु है, परमाणु के बीच में यहाँ पर क्या है, नाभिक है। यहाँ पर यह हमारा नाभिक है, नाभिक के बाहर यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जिसमें चक्कर लगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। यानी कि इसको हम K, L, M, N से यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर किसी भी सेल के लिए, इस सेल के लिए, इस सेल के लिए, इस सेल के लिए, किसी भी सेल के लिए हम यहाँ पर नंबर करें 1, 2, 3, 4 यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो करता है। अब यही चीज देखेंगे, अगर से किसी भी सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, मान लेते हैं हमको पहले वाले सेल को पता करना है, इस फार्मूले पे रखेंगे। यानी कि 2n की वैल्यू कितना 1 है, ये n की वैल्यू है 1 यानी कि पावर 2, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर 2 × 1 यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 2। यानी कि पहले सेल में पाउली के अपवर्जन नियम के अनुसार
पहले सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या यहाँ पर 2 से ज्यादा नहीं हो सकता। अब यहाँ पर देखेंगे दूसरे सेल की बात करें, दूसरे सेल में वही फार्मूला पर रखेंगे, n की वैल्यू 2 है, यानी कि 2 × 2 पावर 2 ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 4, यानी कि ये हो जाएगा 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। यानी कि इस दूसरे वाले सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये पाउली के अपवर्जन नियम के अनुसार इसमें और अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर अगर तीसरे की बात करें तो वैसे ही इसी फार्मूले पर रखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 × 3 पावर 2, यानी कि यहाँ पर 2 × 3 3 जा 9 9 2 जा 18, यानी कि तीसरे वाले सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो होगी 18 होगा, यानी कि 18 से ज्यादा उसमें अधिक इलेक्ट्रॉन उस सेल में नहीं जा सकते हैं, ये पाउली के अपवर्जन नियम के अनुसार। इस चीज को यहाँ पर ये लाइन समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरी लाइन की बात करते हैं, यानी कि यस उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, यस उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, यस उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर ये हमारा क्या होता था, सेल होता था, सेल के अंदर ये सबसेल पाए जाते हैं, यानी कि सबसेल को हिंदी में उपकोष कहते हैं, यानी कि यहाँ पर यस, यहाँ पर एस पी, यहाँ पर एस पी डी और यहाँ पर देखेंगे एस पी डी और एफ। तो यस के लिए, यस में एक ऑर्बिटल होता है, तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, यानी कि यस के लिए यहाँ पर यस उपकोष कह रहा है, यस उपकोष के लिए यस उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, यानी कि एक ऑर्बिटल है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो सकता है, 2 हो सकता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि यहाँ पर p उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, p उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब यहाँ पर बात करते हैं p उपकोष, p हमारा यहाँ पर है, यानी कि p में हम जानते हैं कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो p में देखेंगे 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो 3 ऑर्बिटल मतलब 3 बॉक्स होता है, एक बॉक्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 3 बॉक्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर p उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वो 6 होगी, इसको याद रखेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर यस हो गया, p हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर d उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल टू कितना हो जाएगा, d उपकोष के लिए ऑर्बिटलों की संख्या पहले पता करते हैं, ऑर्बिटल कितने होते हैं, 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें इन सभी में तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन, इसलिए d उपकोष में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं आ सकते। आप नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं f उपकोष के लिए, यस उपकोष के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यस उपकोष में देखेंगे यहाँ पे ऑर्बिटलों की संख्या 7 होता है, ऑर्बिटलों की संख्या यहाँ पर 7 होता है, 1 2 3 4 5 6 एक और 7, यानी कि इसमें ऑर्बिटलों की संख्या कितनी होती है, यानी कि ये F के लिए है, ये देखेंगे D के लिए है, ये P के लिए है, ये S के लिए, यानी कि F उपकोष में ऑर्बिटलों की संख्या अर्थात बॉक्स की संख्या कितनी होती है, 7 होती है, यानी कि यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, 14। ये चीज इसको याद रखेंगे, यानी कि यहाँ पर F उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होता है, 14 होता है। तो यानी किसी कक्षा के ऑर्बिटल में विपरीत स्पिन के इलेक्ट्रॉन अधिकतम संख्या कितने हो सकते हैं, किसी कक्षक में, कक्षक यहाँ पर ये है, इसको बोलते हैं कक्षक, यानी किसी कक्षक या ऑर्बिटल्स में
में स्पिन, यहां पर किसी कक्षक ऑर्बिटल में स्पिन, विपरीत स्पिन कह सकते हैं, में विपरीत स्पिन के अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2। यहाँ पर 2 क्या है, यानी कि यहाँ पर जो एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में यहाँ पर विपरीत स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो सकते हैं, क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि एक ऑर्बिटल में यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, यानी कि स्पिन यहाँ पर होगा एक क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ये चीजें यहाँ पर समझ गए होंगे। पाउली के अपवर्जन नियम से क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या रिजल्ट निकलता है, अब हम आपको एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से यहाँ पर समझाएंगे। इसको आप यहाँ पर नोट कर लेंगे। आगे हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, एक ग्राफ के माध्यम से आपको समझा रहे हैं, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। यहाँ पर देखेंगे एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से पाउली का अपवर्जन नियम को यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। किसी कोश में अधिकतम कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यहाँ पर इसमें इस ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर हम लिखे विभिन्न कोशों के इलेक्ट्रॉनों के लिए क्वांटम संख्याओं के मान तथा इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या। इसमें हम ग्राफ बनाए हैं। ये पहला कॉलम सेल का है, दूसरा कॉलम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको n से प्रदर्शित करते हैं, दूसरा कॉलम है किसका है, एजीमूथल और एंगुलर क्वांटम नंबर जिसको L से प्रदर्शित करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको M से प्रदर्शित करते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर जिसको S से प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पर हम बात करें कि सबसे पहले हम सेल की बात करते हैं। सेल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, K L M N। हम यहाँ पर सेल को किससे प्रदर्शित करते हैं, K L M N से। अब यहाँ पर जिसमें K के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, 1 होता है, और L के लिए 2 होता है, M के लिए 3 होता है, N के लिए क्या होता है, 4। अब यहाँ पर देखेंगे एजीमूथल क्वांटम नंबर, यानी कि यहाँ पर देखेंगे ये 1 है, यानी कि 1s। जब हम इसका देखेंगे, यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए थे, यानी कि यहाँ पर किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर यहाँ पर, यानी कि पहला क्या है, K है जिसको हम N से या यहाँ 1 2 3 4 L M N इत्यादि से प्रदर्शित कर रहे थे। ये हमारा यानी की वैल्यू बताता है, यानी कि इसके अंदर भी क्या पाए जाते हैं, उपकोष पाए जाते हैं। तो ये हमारा यानी कि इसमें कौन से उपकोष, K सेल में उपकोषों की संख्या जो होती है 1 होती है, जिसका नाम क्या है, S। इसका क्या नाम है, S। अब यहाँ पर देखेंगे S के लिए L का मान क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पर अब M का मान जो है L के मान पर निर्भर करता है। जब यहाँ पर L का मान 0 है, तब यहाँ पर M का मान भी क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर देखेंगे -L से लेके +L तक 0 सही होता है, तो यानी कि उस फार्मूले पर रखेंगे तो यहाँ पर M का मान भी क्या आएगा, 0 आएगा। अब यहाँ पर देखिए स्पिन क्वांटम नंबर देखेंगे। स्पिन क्वांटम नंबर में यानी कि जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लॉकवाइज होता है जिसके लिए हम +1/2 लिखते हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है जिसके लिए हम 1/2 लिखते हैं। ऐसे ही ऑर्बिटल्स में देखेंगे, यानी कि जो उसमें बॉक्स है, उस बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे सबसेल क्या है, यानी कि सबसेल देखेंगे जो सेल के अंदर पाया जाता है, तो सेल के अंदर यानी कि कौन सा सबसेल है, यस सबसेल है। यहाँ पर सबसेल कौन सा है, एस है, तो यस सबसेल में यहाँ पर कुल कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2। अब यहाँ पर देखेंगे सेल में, यानी कि इसमें भी क्या हो जाएगा, यानी कि पहले सेल में मैक्सिमम कुल कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2।
अब यहाँ पर दूसरी चीज आते हैं, पहले में के में इतना ही होगा। अब यल के लिए देखते हैं, यल के लिए कौन कौन होंगे, एक यस होगा और दूसरा कौन सा होता है, पी होता है। एस के लिए 0 और पी के लिए 1 हम बताए थे। एल का मान जो है एस के लिए 0, पी के लिए 1 होता है। अब यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, अब यहाँ पर एस का मान, एस के लिए एम का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एम के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, +1 कामा 0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा -1, यानी कि प्लस यल से माइनस यल तक। ऐसे ही इसके लिए देखेंगे, इसमें स्पिन क्वांटम नंबर की इसमें यानी कि यहाँ पर हो जाएगा +1/2 और यहाँ पर -1/2, इसमें भी वही हो जाएगा +1/2 -1/2। यहाँ पर ये आपको ये क्या दर्शाता है, ये स्पिन क्वांटम नंबर को दर्शाता है। अब यहाँ पर इसमें देखेंगे ऑर्बिटल्स में यस सबसेल में ऑर्बिटलों की संख्या 1 होती है। एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2, तो यानी कि और पी में कुल 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो यानी कि प्रत्येक ऑर्बिटल में क्या हो जाएगा, प्रत्येक ऑर्बिटल में प्रत्येक के लिए हम कह सकते हैं, प्रत्येक के लिए इसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यानी कि इसमें कुल 3 ऑर्बिटल हैं, सभी ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो इसलिए कह सकते हैं प्रत्येक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ऐसे ही सबसेल की बात करें, सबसेल यानी कि इसमें सबसेल देखेंगे, हमारा सबसेल क्या बताता है, ये बताता है, यानी कि यहाँ पर ये एजीमुथल क्वांटम नंबर सबसेल कौन से पाए जाते हैं, एस और पी दोनों को यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को जोड़ लेंगे, यानी कि यहाँ पर देखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पर देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पे सबसेल एक एस के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और ये इसके लिए कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अब सेल की बात करते हैं, दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, तो इस तरीके से यहाँ पर निकालेंगे। और एम के लिए भी वही चीज करेंगे, एम के लिए यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी कि एस, पी और डी, तो यानी कि एस के लिए 0, पी के लिए 1 और डी के लिए यहाँ पर 2 रखेंगे। अब एस के लिए यहाँ पर एम का मान क्या होगा, 0 होगा, पी के लिए +1 कामा 0 -1 होगा और D2 के लिए +2 यहाँ पर +1 और 0 यहाँ पर -1 -2 ये होगा। अब यहाँ पर देखेंगे इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या वही होगा, यानी कि यहाँ पर +1/2 -1/2, ऐसे इसमें भी होगा +1/2 और यहाँ पर हो जाएगा -1/2 +1/2 -1/2, ऐसे हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे S के लिए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसमें प्रत्येक के लिए कितना हो जाएगा, प्रत्येक के लिए 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और इसमें भी वही चीज हो जाएगा, प्रत्येक के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर देखते हैं ये सबसेल, S सबसेल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, P सबसेल के लिए यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर ये D के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये इसके लिए है, ये देखेंगे ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, ये देखेंगे इसके लिए है। अब ये इसके लिए देखेंगे कितना हो जाएगा, D, यानी कि यहाँ पर ये D में देखेंगे कुल हो जाएगा 10। इन तीनों को ये हम जोड़ देंगे, वो सेल निकल आएगा, तो कितना हो जाएगा 18। इस तरीके से पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रह सकते, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रह सकते, तीसरे सेल में 18 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा। ऐसे हम चौथे में बात करते हैं, चौथे के लिए यहाँ पर के 4 होंगे, S, P, D और क्या होगा F। S के लिए L का मान 0, P के लिए यहाँ पर 1, D के लिए 2 और F के लिए क्या हो जाएगा 3। अब इसके लिए यहाँ पर m का मान +n से लेके -n तक, यानी कि s के लिए 0 हो जाएगा और इसके लिए देखेंगे p के लिए, p में यहाँ पर +1 और 0 -1 और इसके लिए देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा +2 और यहाँ पर हो जाएगा +1 0 -1 -2 और उसके लिए देखेंगे यहाँ पर f के लिए यहाँ पर हो जाएगा +3
और यहाँ पर हो जाएगा +2 +1 0 -1 और -2 -3, इस तरीके से। अब इसी को हम इसमें इलेक्ट्रॉन देखेंगे, सभी में देखेंगे कितना हो जाएगा +1/2 -1/2, ये इसके लिए हो जाएगा। ऐसे इसके लिए भी देखेंगे +1/2 -1/2, ऐसे ही देखेंगे दोनों के लिए भी वही +1/2 -1/2, नीचे यहाँ पर भी लिख नहीं रहे हैं, वही चीज सेम आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, अब इसके लिए यहाँ पर S के लिए हम यहाँ पर लिखते रहे, S के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और P के लिए प्रत्येक के लिए कितना हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें भी वही चीज प्रत्येक के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और नीचे वाले में प्रत्येक के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। S के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, P के लिए, यानी कि सभी ऑर्बिटल्स में, यानी कह सकते हैं प्रत्येक ऑर्बिटल्स के लिए सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हम S में सिर्फ 2 लिखे हैं क्योंकि इसमें केवल एक ऑर्बिटल होता है। अब इसमें देखेंगे, अब S के लिए 2 होगा और P में कितने होंगे 6 होंगे और D में कितने होंगे 10 होंगे और F में 14 होंगे। इन सभी को यदि हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 32, यानी कि सेल की संख्या हमारा क्या निकल आएगा 32। अब इस चार्ट से हमको देखने से क्या पता चल रहा है, यानी कि जो पहला सेल है, यानी कि यहाँ पर जो पहला सेल बना हुआ है, यानी कि कोई भी परमाणु के नाभिक के चारों ओर जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं चक्कर लगाते हैं, तो पहले सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, दूसरे सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8, तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 और चौथे सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होता है 32। यानी कि इससे अधिक इलेक्ट्रॉन, यानी कि पाउली के अपवर्जन नियम के अनुसार उससे अधिक इलेक्ट्रॉन उस सेल में नहीं रह सकते हैं। यही जो है हमारा क्या है पाउली का अपवर्जन नियम है। इसको आप लोग एक बार 2 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।